हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन हब पे। आज हम कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में KGMU, GMCS, SGP, JEE, नॉर्सेट, RRB, ESIC हर तरह के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज। ये दी हुई इमेज आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला ईटी ट्यूब, ओरोट्रैकियल एयरवे, विलियम एयरवे और चौथा है गुडल एयरवे। ये एक तरह का ओरोफेरेंजियल एयरवे है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर है गुडल एयरवे। डी आंसर राइट है, यहाँ दे रखा है, ठीक है। ये क्या होता है देखते हैं। गुडल एयरवे की इमेज ऐसी होती है, ये याद रखना आपसे, ठीक है। गुडल एयरवे ये मेंटेन करता है एयरवे थ्रू द ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स। ओरल कैविटी और फेरिंग्स पे एयरवे मेंटेन करता है, मतलब ओरोफेरेंजियल एयरवे भी इसे कहते हैं, गुडल एयरवे। ऑटोमेटिक करेक्ट डिजाइन है। एट ट्रॉमेटिक सॉफ्ट राउंड एज है जिससे कि ट्रॉमा नहीं होगा। रेसिस्ट कोलैप्स है, कोलैप्स नहीं होने देगा पेशेंट को। स्मूथ इनर एंड आउटर सरफेस है। वाइट ब्लॉक प्रोवाइड्स एक्सेस फॉर सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर को एक्सेस प्रदान करने के लिए इसमें वाइट ब्लॉक रहता है, जो कि ये देख लो अंदर दिख रहा है ये, ठीक है। फ्लेक्सिबल टू एंश्योर डेंटल प्रोटेक्शन, ये वाइट ब्लॉक होता है, ठीक है। और ये आगे पूरा फ्लेक्सिबल होता है जो कि डेंटल प्रोटेक्शन देता है, इससे कि कड़ा नहीं होता है, इससे दांत में चोट नहीं पहुंचेगी, दांत टूटेंगे नहीं, ठीक है। स्टेराइल एंड क्लीन पैक बल्क पैकेजिंग कलर कोडेड, ठीक है। ये स्टेराइल आता है, पैकेजिंग ऑलरेडी पैकेजिंग होता है कंपनी से, और इसमें अलग अलग तरह की कलर कोडिंग होती है। कलर कोडिंग क्या क्या होती है, कौन सी कलर कोड किस में यूज होता है, नंबर वाइज हम पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, ये तो छोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले है साइज 00000, ये इसकी लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर और इसका कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। ठीक है। दूसरा है 00। 00 होता है 4 सेंटीमीटर का, जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन, ठीक है। चौथा होता है 0 नंबर। 0 नंबर होता है 5 सेंटीमीटर का, जो ब्लू होता है। नेक्स्ट है 1 नंबर, जो कि होता है 6 सेंटीमीटर, ब्लैक होता है। 2 नंबर होता है 7 सेंटीमीटर, वाइट का होता है। 3 नंबर 8 सेंटीमीटर, ग्रीन होता है। 4 9 सेंटीमीटर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। इस तरह का आप लोगों को याद रखना है। 5 और 6 भी होता है, 10 11 सेंटीमीटर, रेड और ऑरेंज। ये आपने कलर कोडिंग याद रखनी है। और इसमें मोस्ट कॉमन जो अभी है वो मैं बता देता हूँ, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 3 नंबर और 4 नंबर, जो कि एडल्ट में यूज होता है, ठीक है। 3 नंबर और 4 नंबर, ये दोनों होते हैं जो एडल्ट में यूज होते हैं। स्पेसिफिक पूछे तो 3 नंबर होता है फीमेल में और 4 नंबर होता है मेल में, मोस्ट कॉमन, ठीक है। और प्री टर्म में है वो ये होता है 000, प्री टर्म में। टर्म में 00 या 1, इन्फेंट में 0 या 1 साइज का, ब्लू कलर और ब्लैक कलर, ओके। ये अपने को याद रखना है। इसमें मोस्ट कॉमन है 3 और 4, ये याद रखना, जो कि दोनों एडल्ट में यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये दे रखा है इंट्यूबेशन ओरल एयरवे टू फैसिलिटेट फाइब्रो ऑप्टिकल ओरल इंट्यूबेशन, प्रिवेंट बाइटिंग होता है, क्लैंपिंग, टंग कंट्रोल, एड एक्सेस टू हाइपोफेरिंग्स, मेंटेन मिडिल अप्रोच। हाइपोफेरिंग्स को अप्रोच करने के लिए होते हैं। ये कौन कौन से टाइप के होते हैं ये देखते हैं, ठीक है। ये एक सबसे नया है, ये आपने कहीं नहीं देखा होगा, वो देख ले। ओवेसिपियन एयरवे 9.0 mm मैक्सिमम ईटीटी साइज का होता है, इसमें आ सकते हैं। एंडोट्रैकियल ट्यूब डालने के लिए ये यूज कर सकते हैं।
removed without disconnecting ETT connector, distal half open posteriorly, wide in lingual surface, highest risk of cup damage। इसमें ये देखो एक तरफ से पूरा खुला होता है जिससे कि ईटी ट्यूब निकाले बिना इसको हम निकाल सकते हैं। ओके, तो इसमें कप डैमेज होने की हाईएस्ट रिस्क होती है क्योंकि ये जैसे इस पे दबाव बढ़ेगा तो ये यहाँ से एक तरफ से ओपन है तो ये एकदम पिचक जाएगा जिससे कि कप डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा है विलियम्स एयरवे। ठीक है, ये होता है विलियम्स एयरवे। ये देख लो, इसमें ये ऐसा बीच में गैप रहता है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, ऊपर देख लीजिए ऐसा गैप रहता है, ये विलियम्स एयरवे है। ठीक है, 8 mm और 8.5 mm मैक्सिमम ईटीटी साइज के लिए यूज करते हैं। टू साइज अवेलेबल, डिस्टल हाफ ओपन टू लिंगुअल सरफेस एंड मोस्ट रिमूव ईटीटी कनेक्टर, मस्ट रिमूव ईटीटी कनेक्टर होता है। ठीक है, ये डिस्टल हाफ है, ये डिस्टल हाफ है जो कि लिंगुअल सरफेस की तरफ से ओपन रहता है नीचे की तरफ, लिंगुअल सरफेस। ये है बर्मन एयरवे तीसरा। ठीक है, जिसमें ये बाहर की तरफ से गैप रहता है, बाहर गैप रहता है। जैसे ये देख लो, मैं यहाँ बना के बता देता हूँ। ठीक है, ये रहता है, इसमें मिडिल में ये रहता है और इधर बाहर बीच में गैप रहता है और बीच में से ये सॉलिड रहता है और साइड दोनों तरफ खाली रहती है जिससे कि यहाँ से सक्शन हम कर सकते हैं। ऐसा होता है बर्मन एयरवे। अप टू 9 mm मैक्सिमम ईटी साइज के लिए यूज करते हैं। साइजिंग अफेक्ट्स कोड विजुअलाइजेशन, हिंज टू ब्रेक वे फ्रॉम ईटी क्लोज्ड थ्रू आउट लेंथ, पूरी लेंथ में ये क्लोज रहता है। ठीक है, साइड में दोनों तरफ से ओपन रहता है, ये देखिए ऐसे, बीच में से सॉलिड, साइड में से ओपन। ये देखो, ये विलियम्स एयरवे देख लो, चारों तरफ से वैसे सॉलिड है तो ये बीच में, इसमें बीच में से सॉलिड होता है, साइड में से ये ओपन रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये क्या है? ठीक है, बताइए। ये फोटोग्राफ किस चीज़ का है? पहला ऑप्शन है टू रिमूव सिक्रेशन, दूसरा टू ड्रेन द यूरिन, टू ट्रीट एम्बोलिज्म, टू स्टमक इरिगेशन। बताइए। नहीं पता? ये है टू ट्रीट एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म को ट्रीट करने में यूज होता है। ओके, सक्शन रिमूव करने के लिए सक्शन कैथेटर होता है, कैसा होता है देख लो। ये एम्बोलिज्म ट्रीट करने के लिए होता है। ठीक है, ये डालते हैं आर्टरी या वैन में, जो भी हो, जहाँ एम्बुलेंस हो, पूरी लेंथ तक जाएगा। उसके बाद जैसे ये एम्बुलेंस बना यहाँ तक जाएगा, आर्टरी या वैन में ये पूरा जाएगा, एम्बुलेंस के आगे जाएगा। फिर यहाँ पे इसका ये बैलून होता है, वो फुला देंगे, एयर इंसर्ट करेंगे पीछे से। ठीक है, तो ये फूल जाएगा और फिर इसको वापस खींच लेंगे। तो इस कैथेटर के साथ साथ ये एम्बुलेंस जो यहाँ था वो इसके साथ साथ बैकवर्ड वापस आ जाएगा। ठीक है, यूरिन ड्रेन के लिए यूरिन कैथेटर होता है। स्टमक इरिगेशन के लिए संगस्टन ब्लैकमोर जैसी ट्यूब होती है जो कि इसोफेजियल ब्लीडिंग, वेरिसोज कोज में भी यूज होती है ब्लीडिंग रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये है, ये इमेज। ठीक है, देख लीजिए अच्छी तरह तरीके से। हाँ, ये है कोलोस्टोमी बैग। ठीक है, ये है कोलोस्टोमी बैग, सही पहचाना। यूरो बैग कैसा होता है पता है? एम्बू बैग गोल गोल ऐसा, एयरवे में यूज होता है। वेस्ट बैग नहीं। ओके, ठीक है। कोलोस्टोमी बैग, कोलोस्टोमी का कलर कैसा रहता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ब्राइट ब्रिक रेड स्टोमा, ये होता है नॉर्मल। ओके, ये होता है नॉर्मल कलर। ब्राइट ब्रिक रेड कलर का स्टोमा है तो वो नॉर्मल होता है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता, जैसा कि यहाँ दिख रहा है इस इमेज में। ठीक है, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है। और अगर डार्क कलर का स्टोमा है तो वो है अबनॉर्मल, तो उसको हाथों हाथ रिपोर्ट करना है डॉक्टर को, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है तो वो नुकसानदेह है। ओके, तो डार्क कलर हो गया है स्टोमा का। ये जो ब्रिक रेड दिख रहा है, अगर डार्क रेड होता है यहाँ कलर तो डायरेक्टली इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। अगर ब्रिक रेड कलर का स्टोमा है तो वो नॉर्मल है, उसमें कोई खराबी नहीं है। ठीक है, और ये कोलोस्टोमी बैग है। एक और क्वेश्चन, कोलोस्टोमी बैग खाली कब करते हैं, बताओ। कोलोस्टोमी बैग खाली करते हैं जब ये 1/3 फुल हो जाता है। फुल हो जाए तो इसको खाली कर देते हैं, एम्प्टी करना होता है। ठीक है, 1/3 फुल हो जाए मतलब 33% फुल हो जाए तो कोलोस्टोमी बैग को खाली करता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ब्रिक रेड कलर स्टोमा होता है जो कि नॉर्मल होता है, ये भी पूछा जाता है। डार्क हो जाता है तो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये इमेज, आइडेंटिफाई द इमेज क्या है। फिटोस्कोप, लैरिंगोस्कोप, ऑटोस्कोप, फाइब्रोस्कोप, बताओ। ओके, ठीक है, चलिए ये है आंसर, लैरिंगोस्कोप। ठीक है, इसमें भी कौन सा लैरिंगोस्कोप है, ये जो इमेज दे रखी है कौन सा स्कोप है, लैरिंगोस्कोप है, तो कौन से टाइप का लैरिंगोस्कोप है, लैरिंगोस्कोप। ठीक है, मान लिया, दे रखा है, देख लिया। लैरिंगोस्कोप दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मैकिन्टोश, दूसरा होता है मिलर। ओके, मैकिन्टोश और मिलर, मैकिन्टोश और मिलर में क्या फ़र्क है, बताओ। मैकिन्टोश में यही है, ये जो दिख रहा है ये मैकिन्टोश है, कर्व्ड। यहाँ मैकिन्टोश में सी आ रहा है तो इससे याद रखो, सी से कर्व्ड, मैकिन्टोश सी, कर्व्ड। ठीक है, ये कर्व्ड है, मैकिन्टोश में कर्व्ड रहता है। ठीक है, मैकिन्टोश कर्व्ड होता है। दूसरा ये ऐसा है, ऐसा रहता है कर्व्ड। ठीक है, और ये एडल्ट में यूज होता है, मोस्ट कॉमन एडल्ट में यूज होता है। ओके, दूसरा है मिलर, मिलर कैसा होता है, मिलर लैरिंगोस्कोप होता है, वो होता है स्ट्रेट, STRA, स्ट्रेट होता है। ये है ऐसा होता है मिलर। ठीक है, या लाइट वगैरह जो भी होते हैं, ये हुक, ये ऐसे जो भी होता है। ठीक है, ये जो कर्व्ड है मिलर रहता है वो होता है एकदम स्ट्रेट।
ये मिलर ऐसा रहेगा, ये है मिलर और ये है मैकिन्टॉश कर्व्ड। ठीक है, मिलर है जो बच्चों में यूज होता है, मोस्ट कॉमन इन चाइल्ड में यूज होता है। मैकिन्टॉश का काम क्या है? ये मैकिन्टॉश और मिलर का लैरिंगोस्कोप का काम है लैरिंग्स विजुलाइज करने के लिए, इंट्यूबेट करने के टाइम एंड एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के टाइम ये यूज होता है लैरिंग्स विजुलाइजेशन के लिए, जिससे कि इंट्यूबेट करते हैं तो इजीली हो सके। ओके, मैकिन्टॉश कर्व्ड होता है, एडल्ट में यूज होता है, मिलर स्ट्रेट होता है और बच्चों में यूज होता है। बस ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट कॉमन। चलिए आगे देखते हैं। अब आया फिटोस्कोप। फिटोस्कोप ऐसा होता है, ठीक है, इसमें ऑप्शन था फिटोस्कोप, पहला ऑप्शन फिटोस्कोप। देखते हैं कैसा ऐसा होता है फिटोस्कोप। ठीक है, ये फिटोस्कोप होता है फीटल हार्ट रेट या टोन को सुनने के लिए, बेबी के बैक की तरफ से सुनने के लिए। ठीक है, फीटल में यूज होता है, फीटल में चेक करने के लिए माँ के पेट पे लगाया जाता है फीटल की बैक साइड की तरफ से, जिससे उसकी हार्ट रेट हार्ट टोन सुनाई देती है। ठीक है, यूज्ड इन कंजक्शन विथ लियोपोल्ड्स मैनुअल। लियोपोल्ड्स मैनुअल 4 होते हैं एक, ठीक है, उनमें यूज किया जाता है। ऑस्कल्टेशन डिफिकल्ट होता है फिटोस्कोप के द्वारा इफ मदर इज ओवरवेट, मदर ओवरवेट है। प्लेसेंटा इज इन द फ्रंट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के आड़े प्लेसेंटा आ गई, फिटस और फिटोस्कोप के बीच में, यूट्रस के बीच में प्लेसेंटा है, तो उसमें गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे डिफिकल्ट हो जाएगा इसको हार्ट रेट को सुनने में। और ऑलवेज ईजियर इन लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की लेटर स्टेज में ये इजी होता है फिटोस्कोप से फीटल हार्ट रेट चेक करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इमेज क्या है, ये क्या है और क्या काम आती है, यहाँ दोनों बता रखे। ठीक है, बताते हैं। आपने देख लिया आंसर, कोचर फॉर्सेप ये नहीं है, मेजिल फॉर्सेप है, मेजिल फॉर्सेप है। ठीक है, स्पंज फॉर्सेप ऐसी नहीं होती है, इसमें बताते हैं अभी कैसे होते हैं। ठीक है, कोचर फॉर्सेप होती है ऐसे करके हो गई, तो कोचर में आगे से थोड़ा तीखापन रहेगा। ये कोई फोर्सेप खुली है तो इसमें ऐसे खांच करके रहेगी, तो वो कोचर टाइप रहती है। ठीक है, इसमें ऐसे तीखापन रहेगा थोड़ा, जो कि आपस में मिलते हैं, वो होगा कोचर। और स्पंज फोर्सेप इस तरीके के होते हैं जिसमें ये साइड की तरफ से होते हैं और ये मुड़, इसमें ये साइड की तरफ है और ये मुड़ी हुई है, तो इसमें ये सीधा स्ट्रेट होगा और ये बीच में बने होंगे एकदम मिडिल में, तो वो होती है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। ठीक है, और आर्टरी फोर्सेप नॉर्मल होती है जिसमें कुछ खांचे वगैरह नहीं होती है, ऐसे नॉर्मल होती है बस। ओके, ये है मेजिल फोर्सेप। ठीक है, इसका राइट आंसर बी है, ये होती है मेजिल फोर्सेप। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये होती है थ्रोट पैक, ये जो रुई वगैरह इसमें डाल रहे हैं वो थ्रोट पैक है, गले में कुछ करने के लिए अंदर इजीली विजुलाइज हो सके, उसमें कुछ प्रोसीजर कर रहे हैं, उसमें ये यूज होती है मेजिल फोर्सेप। ठीक है, और फेरिंग्स में ऐसे मेजिल फोर्सेप यूज होती है। इंट्यूबेशन के टाइम भी ये देखो एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन हो रहा है, इसमें डालने के लिए भी ये मेजिल फोर्सेप यूज होती है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजिल फोर्सेप यूज टू गाइड ट्रैकियल ट्यूब्स इनटू द
लैरिंक्स और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स इनटू द इसोफेगस अंडर द डायरेक्ट विजन। ठीक है, टू प्लेस फेरिंजियल पैक्स और टू रिमूव फॉरेन बॉडीज। ओके, मेजिल फॉर्सेप्स याद हो गया। कर्व्ड होती है और ये लॉन्ग होती है आगे से, ताकि अधिक दूरी तक ये पहुंच सकें अंदर किले में। वन कर्व इन द इंस्ट्रूमेंट टू व्यू बेटर, बेटर व्यू के लिए कर्व्ड होता है। सेकेंड कर्व बेटर द यूज टू दैट वी नीड नॉट बेंड द एल्बो फॉर पिकिंग अप फॉरेन बॉडीज। ओके, ये मेजिल फॉर्सेप हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये इमेज, ये इमेज है ईटी ट्यूब की। ओके, ये हो गया ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब और टीटी ट्यूब में क्या फ़र्क है वो अब देखते हैं। ईटी ट्यूब होगी एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। ईटी ट्यूब होती है मुंह से डाल रहे हैं और फेरेंजियल एयर में, ठीक है। और टीटी का मतलब, ईटी का मतलब एंडोट्रैकियल। एंडोट्रैकियल ट्यूब होगी, ट्रैकिया के अंदर जाती है ओरल कैविटी से होते हुए। और टीटी होती है ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। टीटी होती है ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, ठीक है। ईटी और टीटी में क्या फ़र्क है, ये ईटी है, ठीक है। और टीटी होती है वो इसकी साइज में, ये ईटी है और ओरोफेरिंग से होते हुए अंदर जाएगी तो ये बहुत लंबी साइज है, ठीक है। ट्रैके तक पहुंचने के लिए इसको बहुत लंबा चाहिए होगा। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब यहाँ से डायरेक्ट, ये जो गला है नेक साइड में, यहाँ से कट करके चीरा लगा के यहाँ से डाला जाता है। तो इसको ट्रैकियम पहुँचने के लिए छोटी साइज़ की होगी तो भी ये पहुँच जाएगी, तो इसकी साइज या लेंथ कह दे तो वो ऐसे बहुत छोटी होगी। इतनी काफ़ी होती है, अलग अलग साइज़ की होती है, लेकिन ईटी ट्यूब से बहुत छोटी होती है, ठीक है। और इसमें ये ऐसे करके यहाँ पे, ये इसमें टीटी में देखो, ईटी में ये देखो ये छोटा सा बना हुआ है, ठीक है। और टीटी में ये बड़ा करके बना होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे कुछ सूचर लगाने के लिए भी और एक जगह रहती है जहाँ पे ऐसे स्किन के बाहर सूचर भी कर सकते हैं इसको फिक्स करने के लिए, ठीक है। ये बात है। तो ईटी टीटी में फ़र्क हो गया, और साइज इसकी छोटी रहती है, लेंथ में थोड़ी कम रहती है, ठीक है। और ईटी यहाँ बड़ी रहती है, आपको पता चल गया, ठीक है। कास्ट ट्यूब और कैंथर ट्यूब ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, ओके। ईटी हो गया, टीटी हो गया, ये है एलएमए। एलएमए क्या होता है, लैरिंजियल मास्क एयरवे। ये भी एक ओरोफेरिंक्स एयरवे, ये भी ओरोफेरिंक्स एयरवे का ही टाइप है, ठीक है। इसको इन्फ्लेट करने की शायद ज़रूरत नहीं रहती है, ऑटोमेटिक इन्फ्लेट होता है। इसको इन्फ्लेट करने की ज़रूरत रहती है, लेकिन आई जेल होता है इसका न्यू वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन जो कि आई जेल है, वो अपने आप सेट हो जाता है अंदर जाके ग्लोटिस पे, तो उसको इन्फ्लेट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसको इन्फ्लेट करने की ज़रूरत रहती है, इसके लिए ये दे रखा है पोर्ट भी, ठीक है। और इसको डालने के बाद ये अपने आप, इसका जो ये ऐसा मुंह है या जो भी क्या बोलते हैं इसको, आकृति, आकार, इसका जो आकार है ये ऑटोमेटिकली वहाँ जाके चिपक जाता है और ग्लोटिस के ऊपर फिक्स हो जाता है। ये एडवांस एयरवे है, ठीक है। तो ये लैरिंजियल मास्क एयरवे, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर। ये प्रोसीजर क्या है, इसमें
क्या दे रखा है, फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन है, क्लैंप है, डिस्पोजेबल ट्यूबिंग है, ड्रेन बैग है, ट्रांसफर सेट है। ठीक है, तो ये है क्या कर रहा है, ये डायलिसिस सॉल्यूशन है, यहाँ से होते हुए ये जाता है पेट के अंदर। पेट के अंदर मतलब पेरिटोनियम में, ये पेरिटोनियम के अंदर जाता है और यहाँ से ये जो भी कूड़ा कचरा होता है वो बाहर आता है छन के। ठीक है, डायलिसिस के बाद जो भी वेस्ट होता है वो इससे छन के ड्रेन बैग में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये है पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस। बॉल इरिगेशन ऐसे नहीं होता है, ब्लैडर इरिगेशन ऐसे नहीं होता है, एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से आंसर है पेरिटोनियल डायलिसिस। इंडिकेशन देख लेते हैं, हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, इसके इंडिकेशन देख लेते हैं। हेमोडायलिसिस, फ्लूइड ओवरलोड नॉट रेस्पॉन्डिंग टू डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स दे रहे हैं और वो काम नहीं कर रही है, जिससे कि फ्लूइड ओवरलोड हो गया बॉडी में, तो उसके टाइम हेमोडायलिसिस करते हैं। यूरिमिक कन्वर्जन हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया बॉडी में, उसके बाद कन्वर्जन आ गया, तो इसमें भी हेमोडायलिसिस करते हैं। नेक्स्ट है परसिस्टेंट डिस्पनिया, वॉमिटिंग, रेस्टलेसनेस, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बढ़ गए हैं, तो उसमें हेमोडायलिसिस की, उसकी वजह से जो भी सिम्टम आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए हेमोडायलिसिस की ज़रूरत रहती है। और अगर साइन ऑफ पेरिकार्डिटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन के होते हैं तो भी इसमें हेमोडायलिसिस की ज़रूरत होती है। बायोकेमिकल ARF CRF हो, एक्यूट रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर, इसमें हेमोडायलिसिस करते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। सेम एज हेमोडायलिसिस होता है। व्हेन हेमोडायलिसिस इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू लैक ऑफ वेस्कुलर एक्सेस, स्मॉल चिल्ड्रन, हाइपोटेंशन, अनस्टेबल कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस। ओके, इस वजह में हेमोडायलिसिस नहीं कर पाते हैं तो पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। ठीक है, बच्चों में करते हैं, हाइपोटेंशन हो, अनस्टेबल कार्डियोवास्कुलर हो, रेस्पिरेटरी स्टेटस कॉम्प्रोमाइज हो चुका हो, तो पेरिटोनियल डायलिसिस यूज कर सकते हैं। वेस्कुलर एक्सेस लैक है, नहीं मिल रहा हो तो पेशेंट विलिंगनेस होता है, मोटिवेशन एंड एबिलिटी टू परफॉर्म डायलिसिस एट होम, ये पेरिटोनियल डायलिसिस घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इंडिकेशन है। चलिए करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। ये है, क्या है इमेज, क्या शो रहा है, ये देखो, सिर को ऐसे नीचे की तरफ धकेल रहे हैं और चिन को ये ऊपर कर रहे हैं, चिन को ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ आ गया हो गया। हेड टिल्ट, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट। ओके, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट मैन्योर है एयरवे ओपन करने के लिए इमरजेंसी में। अगर पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं कर रहा या लगता है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो उसमें हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्योर करते हैं इमरजेंसी में। ठीक है, चेक रेस्पॉन्स, ये तो इमरजेंसी में करना ही है इससे पहले। उसके बाद जॉ थ्रस्ट मैन्योर, जॉ थ्रस्ट मैन्योर में C और E पोजीशन करके काम आता है। ठीक है, अगर स्पाइन इंजरी सस्पेक्ट है तो उसमें जॉ थ्रस्ट मैन्योर करते हैं। समझ गए? हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मैन्योर नॉर्मली हम करते हैं इमरजेंसी में, लेकिन आपको देखते ही लग रहा है इसमें स्पाइन इंजरी हो सकती है, तो उसको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट नहीं करना, उसमें करना है जॉ थ्रस्ट मैन्योर। ठीक है,
हेमलिच मैन्योर, हेमलिच मैन्योर में होता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी चीज़ निगल ली गई है जो कि एयरवे में जाके फंस गई है, ट्रैकिया वगैरह में जो भी हो फंस गई हो, तो उसमें हेमलिच मैन्योर करते हैं। उसमें क्या होता है प्रोसीजर, जो भी करने वाला होता है वो पेशेंट के पीछे खड़ा होता है और उसको अपने हाथ पेशेंट के दोनों तरफ से आगे लाते हुए पेट को पकड़ता है और जोर से पेट को अंदर की तरफ खींचता है, अपने हाथ को अपनी ओर खींचता है, जिससे पेशेंट के पेट पे प्रेशर पड़ेगा और जो भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा जिस चीज़ की वजह से वो चीज़ उस अंदर प्रेशर क्रिएट होने के कारण वो बाहर आ जाएगी उस प्रेशर के साथ। ठीक है, इसे ही बोलते हैं हेमलिच मैन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। हेड टिल्ट stretch anterior neck muscle, lift tongue away from posterior pharyngeal wall and epiglottis away from laryngeal inlet। ठीक है, chin lift stretch structures more and pulls mandible and tongue forward। If neck injury is suspected, do not tilt the head unless jaw thrust fails। ठीक है, नेक इंजरी है जिसमें स्पाइन इंजरी मैंने बोला था अभी, उसमें ये सस्पेक्ट है स्पाइन इंजरी या नेक इंजरी, तो डू नॉट टिल्ट द हेड, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर नहीं करता, उसमें जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर ही यूज करना है, जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर ही यूज करना है। अगर जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर फेल हो गया है कि आपके पास कोई चारा नहीं है, तो आपको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट प्रोसीजर करना है, नहीं तो जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर ही यूज करना है नेक इंजरी वाले में। Death from hypoxic airway obstruction is much more common than quadriplegia resulting from emergency airway manipulation। ओके, स्पाइन इंजरी हो गई, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मतलब नेक इंजरी सस्पेक्ट है, उसमें हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करते हैं और उससे क्वाड्रिप्लेजिया भी हो जाता है। क्वाड्रिप्लेजिया से अच्छा है कि उस क्वाड्रिप्लेजिया हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जान उसकी बच सकती है अगर आप हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करते हो, तो ये इस पॉइंट में बताया गया है। ओके, जॉ थ्रस्ट मैन्यूअल, ये देखो जॉ थ्रस्ट मैन्यूअल में यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं और इसको ऊपर खींचते हैं, हेड टिल्ट नहीं करना है, नहीं किया है हमें, सिर्फ जबड़े को ऊपर की तरफ खींचा है, मैंडिबल के कॉर्नर पे यहाँ हाथ लगाए, ये अंगुलियाँ ये ऊपर की तरफ लेनी है। एन अल्टरनेटिव टू हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट का अल्टरनेटिव है ये टेक्निक ऑफ चॉइस वेयर देयर इज ए स्ट्रॉन्ग suspicion of cervical spine injury, example road traffic accident, falls, drowning or diving accident। उसमें जो थ्रस्ट यूज करना है, प्लेस फिंगर्स पोस्टीरियर टू द मैंडिबल ऑफ जॉ एंड अप्लाई अपवर्ड एंड फॉरवर्ड प्रेशर, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड प्रेशर अप्लाई करना है। होल्ड माउथ स्लाइटली ओपन यूजिंग थम्स टू डिस्प्लेस चिन इंफीरियरली। ठीक है, थंब से चिन ओपन करने का कोशिश करना है। ठीक है, ये थंब है, इसे ये जोड़ लगा रहा है जिससे कि यह मुंह खुल जाएगा। ओके, तो ये थी बात, अब बाकी क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।